हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस जानदार सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी विद्यार्थियों का जोरदार अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम चर्चा कर रहे हैं 12वीं अकाउंटेंसी और उसका जो पार्टनरशिप बुक है उसका चैप्टर नंबर 4, फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। किस तरीके से एक साझेदारी फर्म का समापन होता है उससे रिलेटेड पहली क्लास अपनी हो चुकी है। सेकंड क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उस पे हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि साझेदारी का विघटन और फर्म के विघटन में क्या क्या अंतर हो सकता है। तो उसमें जो पहली जो अपनी क्लास हुई थी उसमें अपने फर्म की जगह साझेदारी का विघटन पे चर्चा की थी कि किस तरीके से एक साझेदारी का विघटन होता है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो साझेदारी के विघटन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंध में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती हैं। जो विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उनको बस इतना सा करना है कि इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर देना है ना। देखो, कहा जाता है ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। ये चीज वो नहीं है जिसपे डेप्रिसिएशन लगता है ना। डेप्रिसिएशन कब लगेगा? जब आप अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करोगे, आप अपने नॉलेज का उपयोग नहीं करोगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा, हरास लगेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान का उपयोग करोगे तो निरंतर और निरंतर वो गेनिंग में चलेगा, निरंतर और निरंतर फायदे में रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार आप सब देखते हो कि अगर एक कुल्हाड़ी को अपन काम में नहीं लेंगे तो उसके जर लग जाएगा, उसी प्रकार अपना दिमाग होता है। अगर अपने रेगुलर रूप से अपने माइंड को काम में लेते हैं, अपने दिमाग को काम में लेते हैं तो निश्चित रूप से अपना दिमाग है वो और तेज होता है ना। एक बात लिखी हुई थी, एक जो ट्रैक होता है उसके पीछे का अकल है वो बादाम खाने से नहीं आती है, बचीड़ खाने से आती है। तो यही चीज आपको माननी है कि जब आपको नॉलेज चाहिए तो नॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप किताबें पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, उतना नॉलेज आपका इंक्रीज होगा, है ना। मोबाइल पे बैठे बैठे आप अपना नॉलेज है वो नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ और सिर्फ आप उन तरीकों को जान सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होते हैं। आप हमारी क्लास देख रहे हैं और क्लास ने देख के आप साइड की चीज़ देख रहे हैं तो उससे आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। आप हमारे साथ जुड़िए, लगातार चैप्टर से रिलेटेड जो जो चीज़ हम आपको बताते हैं उनको आप अपने हैंड्स नोट के रूप में तैयार कीजिए और साथ में अपनी एग्जाम को एक रणनीति के तहत एक 100 दिवसीय योजनाओं में शामिल करते हुए, क्योंकि अब आपके पास मेरे हिसाब से 100-120 दिन बचे हैं, है ना। तो उसके लिए आपको टारगेट मानना है कि आपकी एग्जाम फरवरी या मार्च में हो सकती है, तो उसको टारगेट मानते हुए आपको उन तैयारियों के लिए मैक्सिमम टाइम है वो देना है ताकि आप बढ़िया नंबरों से पास हो सके। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेशन है अपना सेशन नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले एक सेशन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन विद्यार्थियों ने वो सेशन नहीं देखा है उनका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो और वो चीज़ों को आप अपनी रजिस्टर या नोटबुक में नोट कर सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। तो आज के सेशन में चर्चा करेंगे अगले वाले पॉइंट पे। अगला वाला पॉइंट क्या है? फर्म का विघटन। पिछले जो सेशन था उस पे हमने चर्चा की थी साझेदारी का विघटन, कि किस तरीके से एक साझेदारी का विघटन होता है। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे फर्म का विघटन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से है क्वेश्चन है वो एग्जाम में बन सकते हैं। फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किस तरीके से होती है। अब देखो, इसमें अपन चर्चा करेंगे और फटाफट अपन जानेंगे कि किस तरीके से एक फर्म का विघटन हो सकता है। कि साझेदारी फर्म का विघटन न्यायालय के आदेश से, यानी साझेदारी फर्म का विघटन किसके? या तो न्यायालय के आदेश से या न्यायालय के दखल के बिना भी हो सकता है। दखल के बिना मतलब आपसी सहमति के द्वारा भी हो सकता है। तो या तो कोर्ट ऑर्डर दे दे कि भाई व्यापार अवैध है या व्यापार के जो साझेदार है वो दिवालिया हो गए, या अन्य किसी कारण से अगर न्यायालय आदेश दे
तो साझेदारी का विघटन है वो न्यायालय के आदेश से या बिना न्यायालय के आदेश से भी हो सकता है। अगर आपसी सहमति से है तो ऐसी कंडीशन बन सकती है। आगे देखते हैं कि उल्लेखनीय है कि क्या है, उल्लेखनीय है कि फर्म का विघटन होने पर साझेदारी का विघटन अवश्य हो जाता है। इस बात की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं कि जब साझेदारी का विघटन होता है तो फर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब फर्म का विघटन होता है उससे पहले साझेदारी का विघटन होना आवश्यक माना जाता है। तो इसमें भी यही है कि फर्म का विघटन होने पर साझेदारी का विघटन है वो अवश्य हो जाता है। हालांकि साझेदारी का विघटन फर्म के विघटन को नहीं दर्शाता है। साझेदारी का विघटन होता है तो उस समय फर्म के विघटन की कोई प्रविष्टियां नहीं की जाती है। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 2 और 3 में देखा था, वहां पर नए साझेदार का प्रवेश होता है तो वहां पर फर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, व्यापार है वो एज इट इज चलता रहता है ना। वैसे ही 3 नंबर चैप्टर में आपने देखा था कि जब साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या साझेदार की मृत्यु हो रही है तो ऐसी कंडीशन में भी फर्म के समापन से रिलेटेड हमने कोई प्रविष्टि वहां पर नहीं की थी। प्रविष्टि कौन सी की थी? प्रविष्टि हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रविष्टियां की थी कि वो प्रविष्टियां की थी जो साझेदार के प्रवेश से, सेवानिवृत्ति पर, संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित जो प्रविष्टियां थी जिसको अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दर्शाया था वो प्रविष्टियां अपन ने की थी। ठीक है, तो फर्म का विघटन और साझेदारी के विघटन में थोड़ा सा इतना डिफरेंस आता है। आगे देखते हैं, आगे देखो, फर्म के विघटन में निम्न में से किसी भी प्रकार से हो सकती है। ये परिस्थिति दे रखी है, क्या दे रखी है? ये आपको परिस्थिति दे रखी है। सिचुएशन दे रखी है कि कौन कौन सी परिस्थितियां जो एक साझेदारी के समापन और फर्म के समापन के समय काम में ली जाती है। तो मुख्य रूप से अपन फर्म के विघटन के समय देखेंगे, फर्म के समापन के समय देखेंगे कौन कौन सा होता है। पहला होता है समझौते द्वारा समापन या विघटन। जब साझेदार आपसी समझौते के द्वारा उस फर्म का समापन करना चाहते हैं, उस फर्म का विघटन करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको समझौते द्वारा विघटन कह दें। इसको अपन विघटन भी कह सकते हैं और समापन भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। आप विघटन कह दो या समापन कह दो, एक ही बात है। तो समझौते द्वारा अगर समापन होता है, समझौते द्वारा विघटन होता है, तो यहाँ पे दो परिस्थितियां बनती है। नंबर 1, सभी साझेदारों की सहमति द्वारा, है ना। सभी साझेदार है वो आपस में इस प्रकार सहमत हो जाते हैं कि आगे हम व्यापार नहीं चलाना चाहते हैं, आगे हम इस व्यापार को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं। किसी भी कारण से जब जितने साझेदार हैं वो सहमत होते हैं कि इस फर्म के इस व्यापार को हम बंद करेंगे, तो वहाँ पर सभी साझेदारों की आपसी सहमति होती है और उस सहमति के द्वारा क्या किया जाता है, फर्म का समापन या विघटन किया जा सकता है। तो ये हो गया समझौते द्वारा। दूसरा, समझौते द्वारा साझेदारों के मध्य अनुबंध के अनुसार। कई बार क्या होता है कि साझेदारों के मध्य अनुबंध होता है कि वे इस व्यापार को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक चलाएंगे और इतने साल तक चलाने के बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। तो उनके मध्य जो साझेदारी विलेख में, है ना, जो आपका पार्टनरशिप डीड होता है, साझेदारी विलेख है, उसमें लिखा जाता है कि अनुबंध में क्या लिखा गया कि उस व्यापार को वो कितने वर्ष तक चलाएंगे, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, जितने भी हो, और वो टाइम पूरा हो जाता है और उस अनुबंध में ये लिखा जाता है, तो उस अनुबंध के अकॉर्डिंग भी वो उस व्यापार को, उस फर्म को बंद कर सकते हैं। परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आता है कि समझौते द्वारा विघटन में कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार लागू होते हैं, सभी साझेदारों के सहमति से और साझेदारों के मध्य अनुबंध। दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्म का समापन या फर्म का विघटन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है अनिवार्य विघटन या अनिवार्य समापन की। अब हमें इस फर्म का समापन करना ही पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इसमें 3 कंडीशन बताई गई है। पहली, जब कोई साझेदार या सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, कोई साझेदार है वो दिवालिया हो जाए या सभी साझेदार है वो दिवालिया हो जाए, तो वहां पर आपको अनिवार्य विघटन वो करना पड़ेगा। या किसी अनुबंध
को करने में असक्षम हो जाए। कई बार क्या होता है कि साझेदार है, पार्टनर है, वो मानसिक रूप से पागल हो जाते हैं, मेंटल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो अनुबंध करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वहां पर ये परिस्थिति लागू होती है अनिवार्य विघटन वाली, और उसके तहत उस फर्म का समापन किया जाएगा। अनुबंध करने में वो क्या हो जाते हैं, असक्षम हो जाते हैं। सेकंड परिस्थिति क्या बनती है, जब फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए। फर्म का व्यवसाय क्या है, फर्म का व्यवसाय है वो गैर कानूनी हो जाता है, तो वहां पर भी क्या होता है, फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी होते ही क्या होगा, उस व्यापार को आप आगे नहीं चला सकते, उस व्यापार को आपको वहीं बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, जब कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि साझेदारी फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यापार जो फर्म कर रही है वो व्यापार है देश में गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। किसी भी कानून के तहत उन्हें यह कहा जाता है कि इस वस्तु का व्यवसाय आप नहीं कर सकते, तो वो गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी है तो आपका अनिवार्य जो विघटन है वो करना पड़ेगा, अनिवार्य समापन है वो करना पड़ेगा। तो आपके अनिवार्य समापन में मुख्य रूप से 1 2 3 मेथड है वो आपको इंक्लूड करनी है। एक साझेदार या सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं, किसी अनुबंध को करने में सक्षम नहीं है, आपका व्यवसाय गैर कानूनी है, या आपका व्यवसाय गैर कानूनी है, या फर्म का व्यवसाय या साझेदारी फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए। कोई भी कंडीशन अगर आप वहाँ पे लागू होती है तो उसके अनुसार अनिवार्य विघटन है वो फर्म का करना होता है। ठीक है, बढ़े आगे। तीसरी कंडीशन क्या आती है, अनिश्चितता की स्थिति में क्या होता है, अनिश्चितता की स्थिति में आपको क्या करना होता है। तो अगर अनिश्चित कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है, पहली है कि यदि एक निर्धारित अवधि के लिए गठित है तो उस अवधि के बाद क्या हो जाएगा, समापन। एक निर्धारित अवधि, अब ये पहले भी चर्चा हो चुकी, अब भी हो रही है कि भाई आपने एक निश्चित अवधि के लिए उस व्यापार को शुरू किया था और वो अवधि कंप्लीट हो गई है, तो अब आपको उस फर्म का समापन करना पड़ेगा। दूसरा, यदि एक या अधिक उपक्रम के लिए गठित हो तो वो पूरा हो जाए। आपने कोई ऐसा टेंडर लिया था, ऐसा आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, वो टेंडर पूरा हो गया, 1 या 2 मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, और वो अब पूरे हो गए, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, उस फर्म का समापन या फर्म का विघटन कर सकते हैं। साझेदार की मृत्यु होने पर कई बार क्या होता है कि साझेदार ए और बी, 2 ही साझेदार है, बी की मृत्यु हो गई, एक बच गया, तो एक बचेगा तो यहाँ पर साझेदारी नहीं मानी जाएगी, ये तो एकल व्यवसाय हो जाएगा, ओपीसी हो जाएगा, 1 पर्सन कंपनी का जो तरीका ना उस तरीके से हो जाएगा। तो ए बच गया तो अकेला व्यक्ति है वो साझेदार नहीं हो सकता, यहाँ पर ये एकल व्यवसाय की श्रेणी में आ जाएगा, तो फर्म का समापन है वो करना पड़ेगा। साझेदार के दिवालिया घोषित होने पर कोई साझेदार, इस कंडीशन यही है कि 2 पार्टनर हैं, बी दिवालिया घोषित हो गया, अब एक ही बच गया, तो यहाँ पर भी आपको जो अनिश्चितता की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग उस फर्म का समापन करना पड़ेगा। तो ये 4 कंडीशन बन सकती है। कौन सी स्थिति में, जब अनिश्चितता की स्थिति हो और वहां पर फर्म का समापन किया जाना है, तो अपने सामने ये 4 कंडीशन है वो मुख्य रूप से आप देख रहे हो। इन कंडीशनों को आप नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इनमें क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है। चौथी परिस्थिति क्या बनती है कि सूचना द्वारा विघटन। आप सूचना देकर भी आप उस साझेदारी फर्म से अलग हो सकते हो। कि स्वैच्छिक साझेदारी की स्थिति में यदि एक साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर साझेदारी फर्म के विघटन की इच्छा व्यक्त कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए 2 ही है, ए और बी। अब बी ने कह दिया कि भाई मैं आपके साथ व्यवसाय में नहीं रहना चाहता, मैं इस फर्म में व्यवसाय को आगे जारी नहीं रखना चाहता, जो भी मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए और मैं अलग होना चाहता हूं। तो ऐसी कंडीशन में आपको सूचना द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उस फर्म का विघटन कर सकते हैं, है ना। ये होता है सूचना द्वारा विघटन। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर की कंडीशन आती है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपका मोस्ट है, बहुत ज्यादा संभावना है यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की। न्यायालय द्वारा विघटन।
न्यायालय द्वारा विघटन कि भाई कोर्ट द्वारा, कोर्ट के आदेश से भी फर्म का विघटन हो सकता है। एक साझेदार की याचिका पर निम्न स्थितियों में न्यायालय है वो फर्म का विघटन का आदेश दे सकता है। कोई भी साझेदार है वो न्यायालय में याचिका लगा देता है और उस याचिका के अनुसार न्यायालय है, कोर्ट है, वो अपना आदेश देता है और उस आदेश की जो परिस्थितियां वो कौन कौन सी होती हैं उसके तहत न्यायालय आदेश दे सकता है। कि भाई साझेदार न्यायालय में अपनी अर्जी देगा तभी तो न्यायालय है वो कोई फैसला ले पाएगा। तो अर्जी कब देगा? नंबर 1, जब कोई साझेदार मानसिक संतुलन खो दे, है ना। कोई साझेदार है वो पागल हो जाए, तो पागल हो जाए, जैसे मान लो ए और बी दो ही हैं, बी पागल हो गया, अब ए बच गया, तो ए एप्लीकेशन देगा न्यायालय में और न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय आदेश देगा कि भाई अब इस व्यापार को आगे जारी नहीं रखा जा सकता, इस वजह से आप इस फर्म का समापन कर दीजिए। नंबर 2 में क्या बनता है? जब कोई साझेदार स्थायी रूप से साझेदार के कर्तव्यों का पालन करने में असक्षम हो, स्थायी रूप से, है ना, स्थायी रूप से मतलब भी हो वही को नहीं, क्या को नहीं है, वह अपने साझेदार के कर्तव्यों का पालन, क्योंकि उसके कौन कौन से उस फर्म के प्रति कर्तव्य है उनका वो पालन करने में असक्षम है, तो ऐसी कंडीशन में उस फर्म का है समापन कर दिया जाता है। न्यायालय उस विघटन का आदेश दे सकता है जब कोई साझेदार उस फर्म के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असक्षम है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जब कोई साझेदार कुप्रबंध का दोषी हो जाए जिससे कि फर्म के व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाए। कुप्रबंध का दोषी हो जाता है यानी वो मैनेजमेंट में सहयोग नहीं करता है, उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो फर्म के लिए लाभदायक नहीं है, फर्म को नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट है उस व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि आप इस फर्म का समापन कर दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट है वो फर्म के समापन की घोषणा कर सकता है। तो 3 पॉइंट ये हो गए। इसके अलावा चौथा, जब कोई साझेदार जानबूझकर बार बार साझेदारी अनुबंध का उल्लंघन करता है। कोई साझेदार ऐसा है कि वो उसको पता है कि ये साझेदारी विलेख में लिखा हुआ और फिर भी जानबूझकर उन नियमों का वो उल्लंघन करता है, उन नियमों का वो पालन नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में भी न्यायालय है वो फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। जानबूझकर, क्योंकि उसे पता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ इससे इस फर्म को नुकसान है, तो पता है कि भाई नुकसान है, तो जो और पार्टनर है वो क्या करेंगे? आवेदन करेंगे न्यायालय में कि ये व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचा रहा है, और फिर वो उस फर्म के समापन की आदेश देता है न्यायालय। ठीक है। अगला है, जब कोई साझेदार फर्म में अपना संपूर्ण हित किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दे कि भाई इसमें ए, बी और सी पार्टनर है, सी ने क्या किया कि अपना हिस्सा है वो डी को दे दिया कि भाई डी है वो इस फर्म में साझेदार रहेगा, तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ए, बी चाहते हैं कि भाई सी पार्टनर है उसने डी को बना दिया। तो यहाँ पर जो ए और बी है वो न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं और न्यायालय को ये उचित लगता है कि डी है उसकी वजह से इस फर्म को नुकसान हो सकता है, तो वो क्या करेगा? उनको अलग कर देगा और फर्म के समापन की डिक्लेयर भी करेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, जब फर्म को व्यवसाय चलाने से हानि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो, फर्म चल रही है लेकिन फर्म को सिर्फ और सिर्फ हानि हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या किया जा सकता है? उस फर्म के समापन की घोषणा की जा सकती है। कौन सी कंडीशन में? जब फर्म है, फर्म को उस व्यवसाय को चलाने से सिर्फ लॉस हो रहा है, लॉस के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो उस व्यापार को, उस फर्म के समापन की घोषणा कर सकती है। अगला, जब न्यायालय फर्म के विघटन को ठीक व न्याय संगत समझे। कई बार ये होता है कि आवेदक है उन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि भाई इस फर्म का आगे हम व्यापार नहीं चलाना चाहते, इसके समापन किया जाए, पर उसके तर्क उचित नहीं होते तो वो समापन की घोषणा नहीं हो सकती। लेकिन कई बार जो तर्क होते हैं वो उचित होते हैं, तो उन तर्कों को ध्यान में रखते भी न्यायालय है वो उस फर्म के विघटन की घोषणा कर सकता, आदेश जारी कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये लगभग आपके 4 और 3 7 न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं।
इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आपको इंपॉर्टेंट मानना है। वैसे तो न्यायालय द्वारा और इससे जो पहले वाली थी समझौते द्वारा और एक था अनिवार्य समापन, है ना, तो अनिवार्य समापन और न्यायालय द्वारा ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन वो पुटअप हो सकता है एग्जाम में। इसके अलावा देखो कहा नहीं जा सकता, कहीं से भी प्रश्न है वो उठ सकता है, लेकिन आपको इस हिसाब से तैयार रहना है कि प्रश्न कहीं से भी आए आंसर हमारे पास तैयार है। अगर आप आंसर तैयार रखोगे तो आपके नंबर भी कॉपी में तैयार रहेंगे, और अगर आंसर तैयार नहीं रखोगे तो कॉपी में नंबर तैयार नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं उनको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। यानी मैं आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो चीज, यानी कहते हैं ना अपन जब भी दही भिगोते हैं तो उससे छाछ बच जाती है, घी है ना वो मक्खन ऊपर आ जाता है, तो मैं आपको मक्खन उपलब्ध करवा रहा हूँ, है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, बस आधे घंटे की ये क्लास ले लेनी है और हैंड्स नोट तैयार कर लेने हैं, और जो भी चीज़ मैं बता देता हूँ उसका रिवीजन आपको कर लेना है, 1 बार 2 बार 3 बार, आपके वो चीज़ कंठस्थ हो जाएगी। और कंठस्थ होने के बाद एग्जामिनर कितना भी चालाक क्यों ना हो उससे 2 कदम आगे निकलोगे आप, और 2 कदम आगे निकलने का मतलब है जो भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उसका आप जवाब दे सकोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है और पूरे में से पूरे नंबर आपको लेके आने हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।